हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है 3 बजे आपकी क्लास चलती है और वो भी एनसीईआरटी जीएस की चलती है। तो आप लोग सुपर टेट के लिए मुझे लगता है अब तक पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। आपको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया सोचने का, समझने का और सोच समझ करके वापस आने का। तो आप लोग सोच चुके हैं, समझ चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन पूरा एनसीईआरटी हम कवर करवा रहे हैं। और अब ज़्यादा वीडियो नहीं बची हुई, एनसीईआरटी के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं सब कवर होने वाले हैं। और आपको यहाँ पर जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है उनको पुरानी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वो प्लेलिस्ट हम कम्युनिटी पर डाल देंगे और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें मॉर्निंग में 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। और जब भी आप देखेंगे सुपर टेट में करंट और जीएस का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका करंट और जीएस होता है। और करंट इतना हम कवर करवा दे रहे हैं कि यहाँ से आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी का मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट में, ठीक है। और जीएस हम यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं और शाम को आपकी एससीईआरटी की क्लासेस कंटिन्यू चली रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जितनी भी क्लासेज हैं 6, 7, 8 वो एससीईआरटी हम कवर करवा रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में 8th क्लास की जो साइंस की बुक है एससीईआरटी साइंस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आराम से ध्यान से आपको पढ़ना और लास्ट में हम करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर है और ये सभी क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड है। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? डिफरेंट क्वेश्चन मिला कि नहीं आपको? जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं उससे लीक से हट करके क्वेश्चन, अब वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? रेखीय, तीर, अरीय या नाभिक? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रेखीय। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिसमें अरीय, रेखीय, अरीय, नाभिक, आयताकारी या वर्गाकारी हैं। इनमें से जो रेखीय प्रतिरूप है ये प्रमुख है। जब किसी ग्राम, देखिए रेखीय किसे कहते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे रेखीय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानिए, जब किसी गांव का विकास सड़क, नहर, नदी आदि के सहारे पंक्तिबद्ध रूप में होता है, इस तरीके से लाइन से होता है, तो उनकी आकृति अधिक लंबी और रेखीय हो जाती है। यही है रेखीय अधिवास। जो बसने वाले लोग हैं वो किस प्रतिरूप के होंगे? तो जैसे इनके किनारे कैसे बसेंगे, होता है नहीं गंगा यमुना के किनारे, तो किनारे तो रेखीय बसेंगे ना। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कथन किसने कहा? भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, फिंच एवं त्रिवार्था का। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, फिंच एवं त्रिवार्था का। तो भारत जो है आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये कथन फिंच एवं त्रिवार्था का है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कथन वाले में कुछ भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिया कि इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जबकि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है रूस है, रसिया। क्लियर है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, भारत का विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आपको हम मेहनत नहीं करवाते, हम बता देते हैं। भारत का विस्तार विश्व के 2.4% भूभाग पर है, यानी कि जितना भूभाग है पूरे विश्व का उसमें 2.4% पर भारत फैला हुआ है।
ठीक है। और ये तो भूभाग यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड बात होगी। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं भारत में संपूर्ण विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो ये आपको बताना है। तो भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 17.5% जनसंख्या ये निवास करती है। कहाँ पर? भारत में, पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का। ठीक है, चलिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाते हैं कंप्लीट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे। हम पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और आपके कदम से कदम नहीं, आपसे एक कदम हमेशा आगे ही मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये काम आपको करना है और मेरे से ये काम ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा आपको सौंपते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? 2000 का लक्ष्य क्या था? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। तो कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना है, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया था आपकी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अब 2016 में ये क्वेश्चन, अगर आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 2000 का लक्ष्य पूछा जा रहा है, तो 2000 का लक्ष्य पूछा गया था 2016 की टीजीटी की परीक्षा में। तो क्या ये क्वेश्चन 2020 की परीक्षा में नहीं आ सकता? 2021 की परीक्षा में नहीं आ सकता? आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है। एक निकष क्या है? यानी कि एक कसौटी क्या है, कि मतलब एक परिभाषा क्या हो सकती है? नगरीय बस्ती के लिए 5000 या अधिक जनसंख्या हो, 3000 या अधिक जनसंख्या, 4000 या अधिक जनसंख्या, 7500 या अधिक जनसंख्या। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 5000 या अधिक जनसंख्या। तो भारत में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है, आपको हम यहाँ पर बताते हैं। तो भारत में जब भी नगरीय क्षेत्र की परिभाषा दी जाती है तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं आपको बताते हैं। मुख्यतया 2 चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, पहली है वे सभी स्थान जहाँ म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, ये आते हैं आप सभी की इसमें नगरीय क्षेत्र में। और दूसरा है वे सभी स्थान जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे दूसरे में आप पार्ट बनाइए। पहला, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ठीक है। कम से कम 75% पुरुषों का श्रमिक बल ऐसे धंधों में लगा हो जो कृषि से संबंधित ना हो। 75% कृषि से संबंधित ना हो, तो ये नगरीय क्षेत्र में नहीं आएंगे अगर 75% कृषि से संबंधित, मतलब अगर वो कृषि से संबंधित होंगे नगरीय क्षेत्र में नहीं आएंगे, उद्योग धंधों में लगे हों, काम करने वाले हों। और जनसंख्या का घनत्व, तीसरा पॉइंट होता है जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हो कम से कम। क्लियर है? तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, इससे कम ना हो। तो यही है शर्त इसमें, 5000 या अधिक जनसंख्या। क्लियर है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति दस्तावेज में राष्ट्रीय सामाजिक जननांकीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इंगित उपायों का निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? महिलाओं का सशक्तिकरण, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, या ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग। ठीक है, तो गैर सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग जनसंख्या नीति दस्तावेज में राष्ट्रीय सामाजिक जननांकीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इंगित उपायों में शामिल नहीं है। जबकि महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास केंद्रों को मजबूत करना, परिवार कल्याण सेवाओं का उत्थान, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में किसका वर्तमान भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में समावेश नहीं है? सभी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी एकदम से आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हमने क्वेश्चन 9th और 10th का कवर किया है। 9th से लेकर के 10th क्लास तक की जो NCERT है वहाँ से हमने क्वेश्चन कवर किया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैंने लिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग चारों विकल्प आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लंबा विकल्प है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? निम्नांकित में से किसका वर्तमान भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में समावेश नहीं है? यानी कि भारत सरकार ने जनसंख्या नीति घोषित की है, तो इसमें कौन सा पॉइंट है जो भारत सरकार के द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी भी दंपत्ति को सभी सरकारी सुविधाएं रियायतों से वंचित करना। ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा जरूर है कि इन्हें फ़ायदा जरूर मिला है, 2 बच्चों वाले पेरेंट्स को फ़ायदा मिला है, ठीक है। चलिए, अब जबकि यहाँ पर पहला विकल्प, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सभी भारत सरकार के द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में शामिल है। आप लोग इन तीनों ऑप्शन को आराम से देख लीजिएगा। कभी मान लीजिए ये अगर दिमाग में रहेगा तो ये किसी और क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आस्था नामक शिशु के जन्म के समय भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई। कब हुई थी? ये होता है ना कि जब ये जोड़ा जाता है कि 1 अरब होने वाला है, लास्ट 1 अरब की संख्या पूरी करने वाला जो लास्ट का बच्चा है उसका नाम आस्था था, ठीक है। तो आपको बताना है विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा, ये कब ऐसा पूरा हुआ। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 11 मई 2000 को। तो 11 मई 2000 को आस्था अरोड़ा नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। और आपको पता है ये क्वेश्चन पीजीटी की परीक्षा 2000 में पूछा गया था। पीजीटी का एग्जाम हुआ था तब 2000 में पूछा गया था, ठीक है। और आस्था नामक शिशु का जो जन्म था भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली के किस हॉस्पिटल में? सफदरगंज हॉस्पिटल में हुआ था। सफदरगंज हॉस्पिटल में इस बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है जननांकीय। जननांकीय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी ये होता है जनसंख्या के बारे में, जो जनसंख्या से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं उसका विवरण बताता है, ठीक है। एक विवरण देने से मतलब है। क्लियर हो गया? तो इसमें अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है कौन? पश्चिम बंगाल है, सिक्किम, हरियाणा है, गोवा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, गोवा है। तो दिए गए भारतीय। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? कितना? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? वर्ष 2011 की जो अंतिम जनगणना है इसके अनुसार भारत की जनसंख्या आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1.21 अरब, लगभग 12108549777 इतनी जनसंख्या हो गई है। तो नियर अबाउट 1.21 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो निकटतम मान 1 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो 1.21 अरब आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? दिए गए विकल्प में से आपको ऑप्शन चूज करना है, 384 व्यक्ति, 364, 330 या 325। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 325 व्यक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो वर्ष 2001 की जनगणना पूछी जा रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व जो होता है व्यक्ति नहीं, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, 2001 की बात होगी, लेकिन लास्ट की जनगणना 2011 में ही हुई थी, और अगली जनगणना अब कब होगी? 2021 में होगी। 10 साल के अंतराल पर होती है।
तो 2021 की जनगणना के अनुसार ये बढ़ करके कितनी हो गई है, 382 हो गई है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है। ठीक है, तो 2001 पूछा गया तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? अभी मैंने आपको बताया, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। तो चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं और विकल्प जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। तो कहने का मतलब बीच बीच में थोड़ा सा टेस्ट भी हो गया कि आप लोग नींद में तो नहीं है कि कुछ भी बस रिप्लाई करते जा रहे हैं, रिप्लाई करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता ही दिया था, तो विकल्प भी आप लोगों ने देख लिया, 382। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यहाँ पर स्क्वायर होगा। व्यक्ति, देखिए वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कितनी, यही घनत्व होता है। व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर प्रति, ठीक है, यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मिजोरम, ऑप्शन ए। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, देखिए सभी का आप बताएंगे। तो देखिए मिजोरम में जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है, 52 है। अब जम्मू कश्मीर में कितना है, 124 है, बहुत है। सिक्किम में 86 है, नागालैंड में 119 है। तो कहने का मतलब 124, 119, 86, 52, तो इतना जनसंख्या घनत्व आपका है राज्य के अकॉर्डिंग। मिजोरम है, जम्मू और कश्मीर है, सिक्किम है, नागालैंड है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा सही होगा, मिजोरम, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये मैंने तो आपको बताया ना, अभी फिर से रिपीट हो गया। अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है? ये सारे क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और एग्जाम में आते हैं, 100% आने की पूरे चांसेस होते हैं। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, कौन सा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दमन एवं दीव का। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग जो संघ राज्य हैं इनका जो जनसंख्या घनत्व आपको हम बताते चलते हैं और तब आप लोग यहाँ पर बताइएगा सबसे अधिकतम किसका है। ठीक है, पहले हम आंकड़ा बता देते हैं आपको। तो आंकड़ा कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जो संख्या है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 46 है, 46 है। दमन और दीव में कितनी है? दमन और दीव में आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर है 2191 है। ठीक है, दादरा नगर हवेली में कितना है? 700 है। लक्षद्वीप में कितना है? 2149 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? दमन और दीव में 91 है, यहाँ पर 49 है। और अगर इसमें से क्रम लगाने को पूछा गया तो क्या करेंगे? देखिए आजकल क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, क्रम से पूछ लिया जाता है, क्रम से या मिलान करने को इस तरीके से पूछ लिया जाता है। एक ही क्वेश्चन में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो हासिल कर लेना चाहते हैं कि इस बंदे को जानकारी है कि नहीं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो आंकड़े हैं इसके आधार पर दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और समग्र रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि 11,320 का जनघनत्व है जो कि सर्वाधिक है। राज्य और केंद्र शासित में अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा किसमें है तो दिल्ली में है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन है निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? घनी जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? घनी जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार है, ऑप्शन ए सही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही रिप्लाई करेंगे और
आपको भी करना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम की, जो हमारे नज़दीक की करीब की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ही रिप्लाई करनी है, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना करके पूछा हो किस ईयर का। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं बिहार का जो जनघनत्व है ये 1106 है। पश्चिम बंगाल का आपको बताते हैं 1028 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। केरल का 860 है। तो इस तरीके से 2011 की जनगणना, तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर आपका ए सही हो जाता है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व सबसे ज्यादा किसमें है? बिहार में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यहां पर आपको देखना है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया बिहार में सबसे ज्यादा कितना है? 1106। पश्चिम बंगाल में 1028, उत्तर प्रदेश में 829। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व राज्य पूछा जा रहा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही होता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, न्यूनतम है। और कितनी है? 17 है भाई, 17 जनसंख्या घनत्व है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। 1 किलोमीटर में आपको 17 लोग मिलेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 17 लोग मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है जनगणना से रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे आपके फीडबैक के बाद। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का कर लेते हैं हम जल्दी से, फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रेखीय। अगला है, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कथन किसने कहा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, फ्रेंच एवं ट्रिवार्था ने। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी द्वितीय, प्रथम स्थान चाइना का है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। ऑप्शन ए। अगला है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है। ऑप्शन ए 5000 या अधिक जनसंख्या। जनसंख्या नीति दस्तावेज में राष्ट्रीय सामाजिक जननांकीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इंगित उपायों का निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के साथ सहयोग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका वर्तमान भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में समावेश नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी भी दंपत्ति को सभी सरकारी सुविधाओं या रियायतों से वंचित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, आस्था नामक शिशु के जन्म के समय भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई, कब? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 11 मई 2000 को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अपने स्थानिक प्रतिरूप में उच्चतम प्रादेशिक विभिन्नताएं दर्शाता है? ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1.21 अरब। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व ऑप्शन ए 382 है,
वो 2001 पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मिजोरम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किसमें है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दमन और दीव, ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, पहले सबसे ज्यादा बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। भारत की किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और सभी क्वेश्चन का हम लोगों ने लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे आज का सवाल। आज का सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 325, 372 या 335? कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर की क्लास और दोपहर के 3 बजे जीएस की क्लास, जो कि अभी हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से, और डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। और रात में एससीईआरटी कवर करते हैं। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आप वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों से ये उम्मीद जरूर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।